ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा, हिंदी का भूमंडलीकरण। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं लेखक और संपादक डॉक्टर राकेश पांडेय और राजभाषा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर श्याम सुंदर कथुरिया। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आलोक रंजन पांडेय। हिंदी हमारे देश की केवल राजभाषा ही नहीं, अपितु वह अस्मिता की, नागरिकता की, जीवन यापन की, व्यवहारिकता की, बाजार की, संस्कार की, मंगल कामना की, जीने की और तरक्की की भाषा है। हिंदी के बिना हिंदुस्तान उस वृक्ष की भांति है जिसमें हरियाली और खुशहाली तो है, लेकिन वह केवल ठूंठ है। और जब हम ठूंठ की बात करते हैं और हिंदी के भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो हिंदी के रोजगार के बारे में बात न करें तो हिंदी की अस्मिता की बात नहीं हो सकती। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग 137 देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानतः 100 करोड़ है और भारत के प्रतिवेशी राष्ट्रों नेपाल, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव ऐसे देश हैं जहां हिंदी का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निवासी है और हिंदी का प्रचार और प्रसार कर रहा है। नेपाल की भाषा तो हिंदी की भी भाषा ही है और बर्मा और भूटान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो उर्दू और बंगला बोली जाती है, यदि उन्हें हम देवनागरी लिपि में लिख दें तो वे हिंदी से भिन्न प्रतीत नहीं होंगी। ऐसा ही हमें जावा और सुमात्रा में भी दिखाई देता है। सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे जी कि आज हिंदी की स्थिति वैश्विक धरातल पर कैसी है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो भूमंडलीकरण का जो एक ये दौर आया 1991 के बाद ज़्यादा इस पर जोर दिया गया। तो हिंदी तो पहले भी थी। अंतर ये है कि जब पहले हिंदी जो है दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती थी, भूमंडलीकरण का जो दौर आया, जो उसका प्रभाव पड़ा, तो जो हिंदी है विश्वविद्यालयों से निकलकर बाजार में आ गई। तो भूमंडलीकरण का जो सबसे बड़ा असर हुआ, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े। जैसे बहुत सारे विश्व में देश है जहां भारतवंशी रहते हैं, मॉरिशस है, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, गयाना, फिजी। दूसरे वो देश हैं जिनके साथ हमारा आज व्यापार चल रहा है, इधर चीन है, सिंगापुर है। एक तथ्य आपको समझना होगा कि जहाँ जहाँ पर हमारा व्यवसाय बढ़ा है, जिन देशों के साथ हमारा व्यवसाय बढ़ा है, वहाँ वहाँ हिंदी बढ़ी है। जैसे अभी चीन का जिक्र आया, मैं निजी रूप से आपको बताऊं कि मैं वहाँ के गंजाऊ में बिंजिगलू बाज़ार में गया। ये बाज़ार का भूमंडलीकरण का ही असर है कि वहाँ पर जो दुकानों पे जो चीनी लड़कियाँ खड़ी हैं, उन्होंने अपने चीनी नाम रखे हुए हैं। वो आपसे जाएंगे तो चीनी में संवाद करेंगी। यदि आप सिंगापुर जाएंगे तो बाज़ार में आप हिंदी और भारतीय चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो भूमंडलीकरण के दौर में जहाँ जहाँ पे हमारा व्यापार बढ़ा है, जिन देशों में किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए ये उनकी बाध्यता है उन देशों की, क्योंकि ये इस बात को भी मानना चाहिए कि वो देश भाषा को बहुत सम्मान देते हैं। आप भारत में देखिए, अगर चीनी सामान यहाँ आ रहा है तो जो उनकी भाषा है वह उसके साथ यहाँ आ रही है, उसमें छपा होता है। जैसे जैसे भारत सशक्त होगा, जैसे जैसे भारतीय उत्पाद विदेशों में छाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक दौर वो आएगा कि जब हिंदी, अभी मैं ये मानने को तैयार हूँ सीमित है, लेकिन जिसी प्रकार दिखने में भाषा दिखेगी, ऐसे ही हमारा जैसे सिनेमा है, जैसे जैसे भूमंडलीकरण का दौर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम देशों में और देशों में हमारा संपर्क विस्तारित हो रहा है, तो हमारा इसी प्रकार बॉलीवुड भी बढ़ रहा है। हमारी अब हिंदी की वर्तमान स्थिति पे जो बात की, तो हमारी स्थिति में हिंदी में ये वृद्धि हुई कि अब हम विश्वविद्यालयों से निकलकर हम वहाँ उनके बाज़ारों में पहुँचे हैं, हम उत्पाद के माध्यम से उनके घरों में पहुँचे हैं। और बहुत जैसे हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि बहुत विदेशों में प्रचलित हैं। तो हम अपने भूमंडलीकरण के माध्यम से हम अपने उत्पाद के साथ साथ अपनी भाषा को भी वहाँ तक पहुँचा पाए हैं। ये भूमंडलीकरण का लाभ है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पढ़ रहा था कहीं पे, वहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, पाथेय है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की संकल्प है ये हिंदी, पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। और आपने बिल्कुल सही कहा, आज अमेरिका के 27 विश्वविद्यालयों में
हिंदी को समझाने के लिए अलग से टीचर रखे गए हैं और हिंदी की दशा और दिशा पर बात की जा रही है। इसी से जुड़ता हुआ अगला सवाल आपसे है कथरिया साहब। भूमंडलीकरण के बाद बाजार की ताकत में और इजाफा हुआ, जैसा राकेश जी बता रहे थे, और अधिकांश विद्वान इसे भाषा, समाज और संस्कृति के लिए नकारात्मक रूप में देखते नजर आ रहे हैं। आपको इस संदर्भ से क्या लगता है कि इससे हिंदी का लाभ होगा या नुकसान? और मैं आपसे चाहूंगा कि जो हिंदी की विकास यात्रा है उससे जोड़ते हुए इसकी बात करें। देखिए, भूमंडलीकरण शब्द का जो सीधा सीधा अर्थ है वो बाजारवाद से ही जुड़ा हुआ है, और बाजारवाद से ही हिंदी का भी वैश्वीकरण हुआ। बाजारवाद का ही प्रभाव है कि ऑस्ट्रेलिया के एमबीए के छात्रों को, बल्कि अमेरिका के भी एमबीए के छात्रों को हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। इस समय विश्व में व्यापार के दो ही केंद्र हैं, चीन और भारत। यदि किसी को भारत में आकर व्यापार करना, तो जब यहाँ आएगा तो उसे हिंदी जाननी ही पड़ेगी। इसीलिए एमबीए के छात्रों को हिंदी सिखा करके यहाँ पर भेजा जाता है। पहले की हिंदी और आज की हिंदी हम समझ सकते हैं कि कितनी लंबी दूरी तय कर चुकी है। ये यूं ही नहीं हो पाया, इसके पीछे सतत प्रयास हुआ। जैसा कि कहा गया कि 1991 में जब वैश्वीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, हमारा भारत भी पीछे नहीं रहा। हम स्मरण कर सकते हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के हिंदी का डंका बजाया और अपनी बात हिंदी में रखी। और वर्तमान सरकार तो कहीं भी इस मामले में पीछे नहीं है। उन्होंने तो नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हिंदी, कोई संकोच नहीं है आज विश्व में हिंदी को प्रयोग करने में। तो न केवल आर्थिक या बाजार के स्तर पर, हिंदी ने दूसरे स्तर पर भी काफ़ी ऊंची छलांग मारी है। अभी राकेश जी आप बात कर रहे थे फिल्मों की, और आपने कहा कि फिल्मों के द्वारा हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, और हमने सुना भी है कि मेरा जूता है जापानी, उस गाने को देखकर, उस फिल्म को देखने के लिए रसिया में लोगों ने हिंदी सीखी और हिंदी को सीखा और हिंदी को समझने का प्रयास किया। तो जो सूचना तकनीकी क्रांति है, क्या उससे, या मैं यूँ कहूँ कि फिल्मों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार या हिंदी का भूमंडलीकरण हो रहा है? ये कहा जाता है कि बॉलीवुड ने हिंदी को बहुत देशों में, बहुत पूरे विश्व में पहुंचाया, लोगों को हिंदी से परिचय कराया। मेरा थोड़ा सा मत इसमें एक ये है, बॉलीवुड के कारण हिंदी का विस्तार हुआ, दुनिया हिंदी से परिचित अवश्य हुई, जो लोग नहीं भी जानते थे। लेकिन बॉलीवुड से आप हिंदी में शोध नहीं, मैं भाषा को बॉलीवुड के माध्यम से दुनिया हिंदी से परिचित हुई, लेकिन हिंदी में वो कामकाज नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हमें ये जरूर अवश्य चाहिए कि हिंदी का जो विस्तार है वह वहाँ के रोजगार परक की, जो आपने पहले बात की, रोजगार परक तभी होगा जब वो विश्वविद्यालयों से होकर हिंदी बाहर आएगी, जब लोग पढ़ के हिंदी निकलेंगे। पढ़ेंगे कैसे? जब उसमें वो छात्र बन के एडमिशन लेंगे, उसमें प्रवेश लेंगे। तो अब प्रवेश क्यों लें? वो यही चुनौती भारत में भी है। तो जैसे अभी वर्तमान शिक्षा के नीति में, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी जो ये पेशेवर शिक्षाएं हैं उनको हम हिंदी में लाते हैं। जैसे अभी मॉरिशस की बात आई, या फिजी में, दुनिया के बाहर केवल एकमात्र देश है जहाँ पर हिंदी आधिकारिक भाषा है, वह मात्र देश एकमात्र फिजी है। और मॉरिशस की संसद में रामायण एक्ट आया। तो क्या है कि हमको ये बॉलीवुड के माध्यम से हमारे वो जो नई युवा पीढ़ी है विश्व की हुई, वह आकर्षित तो होती है, लेकिन साथ साथ हमें वह अवसर भी बनाने होंगे हिंदी के माध्यम से कि जो बच्चे वहाँ पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश लें। तो इसलिए तभी हिंदी और सशक्त होगी, और तभी जो है बॉलीवुड का जो और भी लोग, जैसे आजकल आप देखिए सिनेमा भी अंतर्राष्ट्रीय, मतलब बॉलीवुड केवल बॉलीवुड नहीं है कि आप कल बम्बई में रहकर या अब दुनिया में कहीं बैठकर आप कोई काम कर सकते हैं। ऐसा बहुत चीज़ें, बहुत हमारे अभिनेता जाके विदेशों में, हॉलीवुड में जाके काम कर आए हैं, आप जानते हैं। तो मुझे लगता है बॉलीवुड का एक यह प्रयोग तो है कि उन्होंने दुनिया को हिंदी से परिचय कराया, लेकिन दूसरा एक है कि उसमें वो गहराई नहीं हमारे पास आई, इसलिए गहराई जो विश्वविद्यालय से आएगी। इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में छात्र जो है हिंदी पढ़ने के लिए प्रवेश लें। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक रोजगार की भाषा नहीं बनेगी, जीने की भाषा नहीं बनेगी, जीवन यापन की भाषा नहीं बनेगी, तब तक कोई हिंदी को पूरे भूमंडलीकरण के तौर पर उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि क्या हिंदी के बढ़ते प्रयोग से अंग्रेजी भाषा का जो अपने आप को श्रेष्ठ होने का दम्भ है या जो बोध है, उसकी गुलामी टूट सकती है? अंग्रेजियत की गुलामी, अंग्रेजी भाषा की गुलामी, यदि हिंदी भूमंडलीकरण के दौर में बढ़ता है तो? देखिए, ये बिल्कुल और आज की आवश्यकता है। ये भाषा की अस्मिता होती है हमारे यहाँ, क्या संयोग से कि हमारी हिंदी की अस्मिता न होकर हमारी बोलियों की, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनकी अस्मिता है। कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई अवधी है, कोई भोजपुरी है।
तो जो हमारी भाषाई अस्मिता है वो हमारी प्रांतीय भाषाओं से जुड़ी हुई है। इसीलिए हिंदी के साथ कोई व्यक्ति भी जो है वो मतलब एक उसके पहले उसकी मातृभाषा गांव की आ जाती है, उसकी क्षेत्र की आ जाती है। ये एक बहुत आज की आवश्यकता है कि जैसे भारतीयता की पहचान हिंदी भाषा बने विश्व में, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषा हमारी देश में, मैं पंजाबी हो सकता हूँ, मैं गुजराती हो सकता हूँ, मैं राजस्थानी हो सकता हूँ, मैं गढ़वाली हो सकता हूँ, जो मेरी क्षेत्रीय पहचान मेरी भाषा है वो ठीक है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो मेरी पहचान हिंदी होनी चाहिए। जब हम हिंदी को वह अस्मिता की भाषा बनाएंगे तब अंग्रेजियत की ये बेड़ी टूटेगी। जब तक हम हिंदी को अपनी अस्मिता से नहीं जोड़ेंगे, रोजगार के साथ, ये आवश्यक है कि वो मेरी पहचान बने, मेरी अस्मिता बने, तभी शायद जो है उस अंग्रेजी की हम बेड़ी को तोड़ पाएंगे। बिल्कुल, मुझे आपकी बात से भारतेंदु की वह पंक्ति याद आ जा रही है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। और एक अति लाभ यह या में प्रकट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। जो विद्या की बात है यदि हम निज भाषा में करते हैं तो उससे हमारे न केवल हमारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी बल्कि काम करने की भी क्षमता ज्यादा बढ़ेगी। देखिए मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं एक बात, और सबसे बड़ी बात है कि पहले हमें हिंदी पे गर्व करना, हिंदी को अपनी अस्मिता की भाषा बनाना आवश्यक है। और हिंदी तो स्वतः ही बढ़ेगी, चूंकि हिंदी जो हमारी आबादी है, जो हमारी जनसंख्या है, वह हमारा एक संबल भी है। विश्व में जब आप इतने करोड़ लोगों की बात करते हैं तो वह इतने करोड़ लोग हमारा बल भी हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं। और ये आदमी नहीं है केवल, ये भूमंडलीकरण के दौर में एक हम उपभोक्ता भी हैं, तभी दुनिया दौड़ दौड़ के हमारे पास आती है। बिल्कुल, तो ये हमारी भाषा की, हमारे संख्या बल की शक्ति है। बिल्कुल आपने सही कहा, तभी तो एक कहना पड़ा ये दिल मांगे मोर। तो मोर एक शब्द उसने अंग्रेजी का लिया और 3 शब्द हिंदी का लिया। और ये सारा जो दौर है कथुरिया जी, ये सारा दौर सूचना क्रांति का है, मास मीडिया का। अभी बात कर रहे थे राकेश जी की उन्होंने देखा, और सच्चाई है। यदि हम इंडोनेशिया का उदाहरण लें तो इंडोनेशिया की अपनी भाषा में वो बहुत आगे बढ़ा। तो क्या हिंदी सूचना संचार और तकनीकी की भाषा है तो, लेकिन उसका विकास कैसे हो, इस पर कुछ आप अपनी बात रखेंगे? देखिए, हिंदी ने सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बहुत क्रांति ला दी है। लोगों को जानकारी नहीं है, इतने टूल्स और सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी सहायता से हम हिंदी का प्रयोग बड़ी सहजता पूर्वक कर सकते हैं। आज आपको अनुवाद करना है तो पलक झपकते ही आपको अनुवाद मिल जाता है। आपके पास पीडीएफ है, आपके पास हार्ड कॉपी है, उसे कन्वर्ट करना है आपको, सॉफ्ट कॉपी में आपको तुरंत मिल जाता है। इंटरनेट ने तो पूरे विश्व को जोड़ा ही है, निस्संदेह हिंदी भी उसमें पीछे नहीं रही। कलाम साहब भी बोल कर गए कि अगर हिंदी को इंटरनेट पर लाना है सही तरीके से तो हमें सूचना प्रौद्योगिकी के साथ नई तकनीक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही होगा। और हिंदी उसी दिशा में चल पड़ी है। आज आप देखिए, हमारी वेबसाइट्स देखिए, सभी सरकारी स्तर पर भी, और चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या कोई भी प्राइवेट संस्थान हो, वे भी हिंदी में अपनी वेबसाइट्स बना रही हैं। हिंदी ने हमें रोजगार दिया है, मीडिया के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक में दिया, प्रिंट में दिया। आप ईमेल देखिए, ईमेल इत्यादि में सब हिंदी में बन जाते हैं। आजकल तो आपका ईमेल पता भी हिंदी में बनता है, लोगों को नहीं पता। datamail.com ने हिंदी में ईमेल पता बनाने की आपको सुविधा दी है। आप बंधे नहीं हुए कि गूगल का आपको जीमेल पर जाकर के आपको अंग्रेजी में, रोमन में ही आपको अपना पता बनाना है। आपकी वेबसाइट्स के URL यानी कि जो वेबसाइट्स के पते हैं वे भी देवनागरी हिंदी में बन रहे हैं। ये इतनी बड़ी क्रांति, ये हिंदी की शक्ति दर्शाता है। हिंदी का संख्या बल जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर हम हैं, तो छोटी बात नहीं है। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी कि छोटे छोटे देशों की भाषाएं आपको इंटरनेट पर कई जगह पर मिल जाएंगी, परंतु हिंदी का विकल्प उसमें नहीं मिलता। आप टीवी खरीदिए, आप चाहे कोई कंप्यूटर खरीदिए, उसमें जो आपको बुकलेट मिलती है वो आपको विश्व की अनेक भाषाओं में उसका रूपांतर मिलता है, हिंदी का रूपांतर उसमें नहीं मिलता। ये भी एक चुनौती है, हमें इस चुनौती का भी सामना करना है। तो हिंदी जूझ रही है, आगे बढ़ रही है और पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। इसका भविष्य भी उज्जवल है। और बाजार, जैसा कि कहा, ये बाजार ही हिंदी को अपने एक स्थान दिलाएगा, इस विश्व में अपनी पहचान दिलाएगा। बाजारवाद की बात तो हम शुरुआत से ही कर रहे हैं, और आज बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ रही हैं और भारतीय भाषा का उन्हें सहारा लेना पड़ता है। जी जी जी। और भारत में भूमंडलीकरण के पश्चात आई कंपनियों के हित में यदि देखें, कौन सी भाषा आपको लग रहा है कि अनुकूल होगी यदि किसी विदेशी कंपनी को भारत में अपने पांव जमाना है तो?
वो तो स्वाभाविक रूप से भारत में अगर जमाएगा तो वो हिंदी के बिना नहीं जमा सकते हैं। जो व्यापारी आता है जो वो बहुत पहले शोध करके आता है। आप उत्पाद देखिए, आपको ये भी बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन उत्पादों को आप मंगा रहे हैं, मैं किसी का एक नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगा, उनके मालिक पीछे विदेशी कंपनियां हैं। आपको ये जानकारी भी नहीं होगी कि जो आपके यहाँ पर दिन प्रतिदिन में जो दैनिक उपयोग में वो सामान आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, उनके कंपनियों का अंदर से मालिक कौन है, वो सब विदेशी हैं। लेकिन वो कंपनियों की जो आप सामग्री है, जो उसका वेबसाइट है, जो आप उसके साथ आप दैनिक उपयोग करते हैं, वो सब कुछ हिंदी मिलता है। इसी प्रकार वह भारत की अन्य भाषाओं में भी जब प्रांतवाद में जब प्रांत से दक्षिण में जाते हैं तो उन दक्षिण भारतीय भाषाओं को वो प्रयोग करते हैं। तो व्यापार करने वाले की मजबूरी है भारत में कि चूंकि एक हिंदी का एक बहुत बड़ा वर्ग है तो वह अपने को हिंदी के अनुरूप ही ढालेगा, और जो कि दिख रहा है सामने। महानगरों की बात छोड़ दीजिए, जिसको आप आज गांव में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पूर्वांचल में चले जाइए, जहाँ जहाँ छोटे छोटे जो जगहें हैं, आप देखिए वहाँ भी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ कर रही हैं उत्पादों का। तो वो सब वो हिंदी में, उनको पता है कि वहाँ के व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये ना कि जैसे अब आप पंजाब चले जाएं तो पंजाब में वो पंजाबी की बात करते हैं, गुजरात गुजराती का, तो क्योंकि उनको जब सामान बेचना है तो वो तो भाषा के स्तर पे उतर के। अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अंग्रेजों का राज है ना। आप देखिए ना भाई, जो आपके अंग्रेजों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो जो अंग्रेजों के समय में जो शोध कार्य हुए हिंदी में, वो कोई हिंदी प्रेम से थोड़े हुए कारण हुए थे। जो वर्णकुल है ना बना, तो अंग्रेजों ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उनको यहाँ व्यापार करना था। तो ये तो अंग्रेजों की जब मजबूरी थी उस समय कि उनको हिंदी के लिए इतना सब करना पड़ा, और आज तो पूरा विश्व बाजार है, तो हिंदी के बिना किसी काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अगला सवाल भी आप ही से है, जो कि आप भाषा और साहित्य के भी जानकार हैं और पत्रिका के आप संपादक हैं। जी जी जी। तो हिंदी भाषा को यदि एक साहित्यिक भाषा के तौर पर देखें, हिंदी दिवस है और हिंदी बिना साहित्यिक भाषा की बात की हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल तौर पर देखें तो क्या हिंदी भाषा का साहित्य विश्व साहित्य के समकक्ष ठहरता है या नहीं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, गौरव आत्म से आता है ना। हमने ये, हमारी मुझे लगता है कहीं कमी है कि हम अपने साहित्य को अपने उस ऊंचाई पर दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे हैं शायद। नहीं तो जितने हमारे लेखक, प्रेमचंद, जितने भी लेखक किसी। अच्छा, मैं सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको हिंदी में अभिमन्यु जी का देता हूँ, जो कि मॉरिशस, अब तो नहीं है दुनिया में, मॉरिशस के लेखक। उनका लाल पसीना फ्रेंच के प्रकाशक थे, तो उन्होंने उसका एक साथ 70 देशों में उसको विमोचन किया, और उसके कितने संस्करण आ चुके हैं। तो वह हिंदी का साहित्य है, लाल पसीना। तो हम जो है, इसलिए ये कहीं नहीं कह सकते कि जो है कि हमारा हिंदी का साहित्य विदेशी साहित्य से कहीं जो है कमतर है। संकट कहाँ आ रहा है? दूसरा, जो हमारे विदेशों में जो लिख रहे हैं, देखिए ये भी एक, इस पर भी हमें मुझे लगता है चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि समय सीमित है। संकट है लिपि का। बहुत लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है विदेशों में, और यहाँ जो बॉलीवुड की भी बात की आपने, कि उन्होंने देवनागरी लिपि की बजाय उन्होंने रोमन लिपि में लिखना शुरू कर दिया है। ये दिक्कत की बात है। मतलब कहीं संकट ये ना आ जाए कुछ साल बाद कि हम जो है हिंदी, हम हिंदी को रोमन में लिखें। आज भी बॉलीवुड का ये अपराध ही है, मैं तो कहूँ बॉलीवुड का ये अपराधी है उसमें वो लोग जो कि हिंदी के श्रेष्ठतम गाने रोमन लिपि में लिखते हैं और हिंदी की हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें जो है ये, इस पे भी जरा हमें सचेत होना चाहिए कि जो है लिपि भी मरने ना पाए। क्योंकि मेरे इन तमाम देशों में जब मैंने जाकर देखा तो संकट है। जैसे रामायण का वाचन होता है मंदिरों में, तो ये भी बहुत खेद की बात है कि वो देवनागरी लिपि में रामायण नहीं जाती तुलसीकृत की, वो यहाँ से रोमन लिपि में जाती उन मंदिरों में, और पंडित जी रोमन लिपि में उसका वाचन करते हैं। तो ये एक जो संकट लिपि का है, मुझे लगता है इस पर भी सचेत होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो बॉलीवुड वाले हैं हिंदी की खाते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन लिपि जो होती है वो रोमन लिपि होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिपि का जो एक कमतर होता जाएगा, तो उससे हिंदी भाषा को नुकसान होगा। बिल्कुल सही लिखा है किसी ने कि तुलसी कबीर मीरा ने इसमें लिखा है, तुलसी कबीर मीरा ने इसमें लिखा है, कभी सूर के सागर की गागर है हिंदी, वागेश्वरी के माथे पर वरदहस्त है, निश्चय ही वंदनीय माँ सम है ये हिंदी। लेकिन वंदनीय तभी होगा आज के परिवेश में जब हिंदी में रोजगार हो। तो हिंदी से क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हैं कतुरिया, आप इस पे प्रकाश डालें। देखिए, हिंदी के लिए तो सबसे पहला जो रोजगार का क्षेत्र है वो अध्यापन क्षेत्र तो निस्संदेह है ही है। स्कूली स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, न केवल भारत में अपितु विश्व में भी अच्छे हिंदी के अध्यापकों की मांग निरंतर बनी रहती है। अगर उसके बाद पत्रकारिता, जो
आजकल युवाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है, यानी कि पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में यदि ली जाए तो उसमें भी अच्छे पत्रकार, हिंदी के पत्रकारों की मांग बढ़ी है। जितने भी मीडिया चैनल आए थे सभी विदेशी थे, सब अंग्रेजी से शुरू हुए थे, आज हिंदी में ही उनका डंका बोल रहा है। आप स्पोर्ट्स चैनल ले लीजिए, वे सभी अब हिंदी में हैं। बिना हिंदी की कमेंट्री के तो अंग्रेजी जानने वाले जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी दां अपने आप को भारतीय कहते हैं, उन्हें भी मज़ा तो हिंदी की कमेंट्री में ही आता है। तो हिंदी में अपार संभावनाएं हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे वो खेल पत्रकारिता हो, चाहे दूसरे विभिन्न क्षेत्र हों पत्रकारिता के। युवा हिंदी की पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों में बहुत अच्छी स्पर्धा भी चल रही है इसी वजह से, क्योंकि उसमें ग्लैमर भी है, पैसा भी है। उसके बाद अनुवाद का क्षेत्र देखिए, मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं मूलतः भूगोल का छात्र हूँ। मैं अपने स्नातक में मैंने भूगोल विषय पढ़ा और भूगोल ही था मेरे पास एक ही विषय। मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा देखूं बाज़ार में किस प्रकार के रोज़गार की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 1990 की। तो मैंने रोज़गार समाचार मंगवाया घर में। मैं उसमें देखता था हर सप्ताह रोज़गार समाचार पत्र में हिंदी अनुवादक की, हिंदी अधिकारी की रिक्तियाँ रहती ही थी। मैंने एकदम से अपनी दिशा ही बदल ली। मैंने हिंदी में एमए किया, भाषा विज्ञान किया, अनुवाद का डिप्लोमा किया और भी आगे बहुत कुछ किया, परंतु सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ा और मुझे सफलता मिली, अपनी इच्छा से अधिक सफलता मिली। आज स्थिति ये है कि कार्यालयों में अच्छे अनुवादक नहीं मिलते। अगर किसी को दोनों भाषाओं पर, अंग्रेज़ी पर भी थोड़ा बहुत चाहिए और हिंदी पर तो बहुत अच्छा पकड़ चाहिए ही चाहिए। तो हिंदी भी जब तक अच्छी नहीं होगी, हिंदी का ज्ञान नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अच्छा अनुवादक नहीं बन सकता। तो कहने का भाव यह है कि अनुवाद के क्षेत्र में भी हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। इसी प्रकार दुभाषियों की भी ज़रूरत रहती है। आप देखते हैं कि विदेशी प्रतिनिधि मंडल आते हैं तो उन्हें भी हिंदी अनुवाद के लिए चाहिए। और आजकल का तो माहौल, जैसा कि मैंने कहा, यदि वर्तमान राजनीतिक संदर्भ या परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पूरा हिंदीमय वातावरण हो चुका है। उस स्थिति को भी देखें तो हिंदी में रोजगार की संभावनाओं की कमी नहीं है। बाजार में भी अब देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि विज्ञापन को ही ले लीजिए, इस प्रकार के बाजार में भी जब कोई कंपनी आती है तो वो जानती है कि हम हिंदुस्तान में आ चुके हैं, हम हिंदुस्तान में व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें हिंदी के लिए भी कुछ करना होगा, हिंदी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो वहाँ पर भी हिंदी जो जानते हैं उनके लिए रोज़गार की संभावनाओं की कमी नहीं है। हमें थोड़ा सा अपना मस्तिष्क जो है थोड़ा खुले मन से विचार करना होगा। लोग हिंदी को मानते हैं, अरे ये कहाँ रोज़गार देगी, परंतु मैं इससे भिन्न दृष्टि रखता हूँ। रोज़गार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। बिल्कुल। इसी को लेकर एक आजकल OTT खूब चला हुआ है, ओवर द टॉप, और ओवर द टॉप में अंग्रेजी फिल्म के नीचे भी हिंदी में उसका अनुवाद हो रहा है, सब टाइटल के रूप में, सब वॉइस ओवर भी बहुत चल रहा है जी। और अभी हाल ही में राकेश जी IIT VHU ने हिंदी माध्यम में तकनीकी शिक्षा देने थे। एक तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 12 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कहा है कि NEP के बाद कि हम हिंदी माध्यम में सारा तकनीकी शिक्षा देंगे। जी जी जी। इन छात्रों को जो वहां से हिंदी माध्यम में पढ़कर निकलेंगे, इन छात्रों को निकट भविष्य में रोजगार को लेकर क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या उन्हें रोजगार मिल सकता है? रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मिलेगा। देखिए क्या है, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे क्या कहते हैं जो श्रेणी में वो लोग उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, क्योंकि वो स्वभाषा में जो है वो अपनी पढ़ाई करेंगे। आप जब जाएं गांव के जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के, कहीं और अपने आसपास के, वो अंग्रेजी एक उनके लिए बोझ होती है। जब वो अब हिंदी में वो जो पढ़ेंगे बच्चे, तो उनमें जो एक गुणवत्ता होगी उनमें, जिस भी वो पेशे में होंगे, जिस भी, तो मुझे लगता है कि वो एक तो उसमें गुणवत्ता उनमें अधिक होगी। दूसरी बात मेरे दिमाग में और एक आ रही है कि जैसे अगर हिंदी को और नींव मजबूत करनी है, जैसे आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है बाल साहित्य जो है, मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न से इतर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात है कि अगर हमको हिंदी को और सशक्त करना है युवा पीढ़ी के साथ, जो आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बाल साहित्य को हिंदी में लाकर बच्चों की पढ़ने की अभिरुचि जगानी होगी, ताकि जब वो बड़े होकर अपनी भाषा, अपनी शिक्षा में जो हिंदी में जब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इनको और सुगम होगा। अभी समस्या क्या है कि बच्चों की जितने भी कॉमिक्स हैं, जितने भी छोटी छोटी कथाएं, बच्चे बाल साहित्य है, जब बच्चा उसको अंग्रेजी में पढ़ेगा
और स्कूल में भी जाकर अंग्रेजी पढ़ेगा, और फिर वो बाद में जाकर वो इतना अधकचरा हो जाता है, उसको आधी अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, वो पूर्ण शुद्ध रूप से पूर्ण अंग्रेजी जानता है ना हिंदी जानता है। मुझे हिंदी की नींव को मजबूत करने के लिए बचपन से ही बाल साहित्य जो है उस बिंदु को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को जितने भी बाल साहित्य, कहानियाँ, कथा, कामिक्स, जितनी चीज़ें हैं वह बच्चों को हिंदी में उपलब्ध कराया जाए उनके पेरेंट्स द्वारा, उनके माता पिता द्वारा। और फिर जब वो कॉलेज पहुँचेंगे, जब वो हिंदी में जो सरकार ने अभी 12 स्थानों पर किया है कि वहाँ पर मातृभाषा में हिंदी में शिक्षा होगी, मुझे लगता है उसका एक और भी प्रभावी रूप निखर के सामने आएगा और रोजगार जो है उनको अवश्य मिलेगा। जो भी उसमें पेशेवर रूप निकलेंगे वो एक दबाव में शिक्षा ग्रहण किए हुए नहीं लोग होंगे, बल्कि वह उसमें बड़ी आसानी से उन्होंने वह अपने कोर्सेज को पूरा किया होगा, इसलिए उनके लिए रोजगार की समस्या नहीं होगी। कथुरिया जी, संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान परिवेश में, वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, हिंदी निस्संदेह बहुत आगे बढ़ रही है और बढ़ भी चुकी है। हिंदी के इस विस्तार में कुछ चीज़ें छूट ना जाएं, हमें उस पर भी ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि भाषा का मानकीकरण बना रहे, भाषा में एक रूपता बनी रहे। हमारी लिपि की चर्चा हो चुकी कि देवनागरी लिपि भी सशक्त होकर के हिंदी के साथ बढ़ती रहे। इसके साथ साथ मैंने देखा है कि हिंदी बाहर तो बढ़ गई, परंतु अपने घर में कभी कभी अपेक्षित महसूस करती है अपने आप को। वाजपेयी जी ने कहा था कि हिंदी का प्रयोग विश्व में करना तो बहुत आसान है, अपने घर में हम यानी कि अपने देश में जब हिंदी बोलते हैं तो अनेक चुनौतियां आ जाती हैं। विश्व में लोग हिंदी को पसंद कर रहे हैं, बॉलीवुड ने खूब धाक जमाई है, कितने ही धारावाहिक हमारे मध्य पूर्व के देशों में कितने लोकप्रिय हो चुके हैं, परंतु वहाँ हमारे देश में ही जब अपनी भाषा बेगानी हो जाती है तब बहुत चिंता और खेद की बात लगती है। हमें इस बारे में सोच विचार करके एक नीति बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। टूल्स और सॉफ्टवेयर की बात तो कर ही चुका था। आपने कथुरिया साहब बहुत सही बात की कि जब तक हम अपने घर परिवार में हिंदी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हिंदी की विकास संभव नहीं है। अंतिम सवाल राकेश जी आपसे कि जो भारत में, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, जो भारत में हिंदी का विरोध होता है उसके क्या लक्षण है, उसके क्या कारण होते हैं? विरोध कहीं नहीं है। देखिए, ये तो एक राजनीति है। मैं इसको तो हमने उन प्रदेशों में जाके देखा है, और दक्षिण हिंदी प्रचार सभा जब महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र को भेजा तब कोई उस प्रकार का, उसके बाद तो जो विरोध तो राजनीति प्रेरित है। विरोध, पहली बात तो इस बात को खत्म कर देना चाहिए कि हिंदी का पूरे देश में कहीं विरोध है। हिंदी को सब लोग पढ़ना चाहते हैं, सब लोग वहाँ से आकर मध्य भारत में सब जगह नौकरी करते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, और अगर विरोध होता तो शायद ये नहीं होता। जो विरोध है, मैं मानता हूँ जिस विरोध की आप बात कर रहे हैं विरोध राजनीतिक है। वो कहीं वोट के लिए विरोध हो सकता है, भाषा का विरोध नहीं है, वो क्षेत्रवाद का विरोध हो सकता है, हिंदी का विरोध नहीं है। तो इसलिए हिंदी का हमारी आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात इसके साथ अंत में हम ये कि एक हिंदी को हमारे युवाओं से जोड़ें किसी प्रकार। जब हिंदी को हमारे युवा जो है उसमें रुचि लेंगे, और जो हमारी नई पीढ़ी है, जैसे हमारे जितने संस्कार हैं, वो तो संस्कार तो चाहे आप अंग्रेजी में करो हिंदी में करो, संस्कार तो संस्कार है ना। इसी प्रकार जितने मंत्र पढ़े जाते हैं संस्कृत में पढ़े जाते हैं, चाहे रोमन में पढ़े चाहे देवनागरी में पढ़िए, इसी प्रकार भाषा जो है वह हिंदी को एक थोड़ा सा अस्मिता से जोड़ने की बात है, युवाओं से जोड़ने की बात है। सही कहा कि हिंदी को रोजगार के साथ साथ युवाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि अमेरिका में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज वहाँ हिंदी और संस्कृत का प्रयोग हो रहा है। ये मैं पढ़ रहा था, और बिल्कुल आप सब दोनों ने सही कहा कि डोर में जो बांधती है वह है हिंदी, हर भाषा को जो सगी बहन मानती है वह है हिंदी, भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी की है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी की है। और यही साधना, हिंदी की साधना को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस वैश्वीकरण के दौर में भी कहीं हिंदी पीछे नहीं दिखाई देगी, अंग्रेजी से कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ेगी, चाहे वो मीडिया हो, अनुवाद हो, रोजगार हो, सरकारी तंत्र हो या निजी तंत्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी का भूमंडलीकरण, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे लेखक और संपादक डॉक्टर राकेश पांडेय और राजभाषा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर श्याम सुंदर कथुरिया। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।